संजय सिंह जी ने फिर और कहा कि देश में अपराध को बढ़ते हुए जिला स्तर पर जो जिला न्यायालय है उनमें 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़ी है। देश के जिला न्यायालयों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश हाई कोर्ट्स में लगभग 60 से 65 लाख तक केसेस पेंडिंग पड़ी है। देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 60 से 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लगभग 96,000 के आसपास केसेस पेंडिंग पड़ी है। तो इस पर जस्टिसेबल होने के लिए, अच्छी सीमित होने के लिए, जो क्राइम बढ़ रहा है उसके ऊपर भी जो जजेस की संख्या है, कोर्ट की संख्या है, वो बढ़नी चाहिए। सिर्फ की बात हम लोग करें मान्यवर, तो हिंदुस्तान में 10 लाख की आबादी पर एक जज है। विधि आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, और बार बार आपसे अनुरोध किया गया है कि 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जजों की नियुक्ति आप कीजिए। ये कोर्ट के ही हिसाब से इतना जजेस की संख्या क्या सच में बढ़नी चाहिए? देश में लगभग 10 लाख के आबादी के पीछे एक जज है और विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख के आबादी के पीछे कम से कम 50 जजेस होना चाहिए। क्यों 50 जजेस नहीं है सिर्फ 10 लाख आबादी के पीछे? तो जरा सोचिए, कोर्ट की संख्या बढ़ेगी, जजेस की संख्या बढ़ेगी, हाई कोर्ट की संख्या बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की संख्या बढ़ेगी, तो उस पे खर्चा कितना आएगा? शायद इतना खर्चा सरकार दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। कहां से इतना पैसा लाएंगी? ऊपर से भारत के ऊपर कर्ज बहुत है। हमने इतना पैसा कहाँ गया है? भारत का इतना पैसा कहां से लाएंगी सरकार? किन किन के पास सब पैसा है इतना? ये भी सोचने वाली बात है। फिर अन्य सेक्टर तो बाकी है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्पेस सेक्टर, ये बहुत से बाकी। इन पर भी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। क्या भारत सरकार के पास उतना पैसा है? ठीक है, होगा भी उतना पैसा। फिर हमें ये भी बात देखना चाहिए कि जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए, कोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए इतना फंड कहाँ से लाएंगी? जब प्रशासन में भर्तियों के लिए कम वैकेंसीज निकलती है तो उन्हें ही जितनी आबादी चाहिए उतनी रहती नहीं है। तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने देश को किस ओर ले गए हैं। वो लोग सिर्फ अपने अपने ही लोग ही देखे हैं। तो ऐसी तो नहीं है जो बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़े होंगे उनको ही काम धंधा दिया जाएगा, उनको ही अच्छी नौकरी दी जाएंगी, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, बाकी को हमाली के काम पर रखा जाएगा। कि यही सरकार का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है? पता नहीं। इससे तो साफ ऐसी ही समझ में आ रहा है। सरकार ने इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन और सरकारी है गवर्नमेंट, इसको ज्यादातर गवर्नमेंट को ही सौंप देना चाहिए। हमारी इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। बहुत से प्राइवेटाइजेशन को पब्लिकेशन कर दिया था, लोगों को जॉब मिल रही थी उस समय। आज के समय कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो बीजेपी के साथ होगा उसको जॉब मिलेगा। मतलब यही हो रहा है अभी देश में, इससे तो साफ दिखाई दे रहा है। मतलब हम जो कहेंगे वो करो, तुम स्वतंत्र न हो। हम जो कहेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारी आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो चुकी है। ऐसी बात साफ दिखाई देती है। कभी कभार यूपी का अभी इलेक्शन है, संजय सिंह ने नारा दिया था संसद में। ये सरकार से पूछना चाहता हूं, कांसीराम जी का नारा था,
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कांशीराम जी के ही समर्थन से बीएसपी को 4 बार जो सत्ता हासिल हो चुकी थी। अब वही जो बात कर रहे हैं चंद्रशेखर भाई आजाद रावण, उन्होंने भी कहा कि होठ हमारा नोट तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कांशीराम साहब जी ने कुछ ऐसा नारा दिया था, होठ हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने बहुत खूब कहा था कि हम तो इतिहास तो बदल देते हैं, इतिहास भी बदल देंगे, पर जरूरत पड़ी तो हम भूगोल भी बदला देंगे, हम भूगोल भी बदला देंगे। और यही हम अपेक्षा करते हैं कि जो आने वाला यूपी चुनाव हो, लोगों ने सही व्यक्ति को चूज करके वोटिंग करना चाहिए। मैं हमारे नागपुर में कभी कभार कुछ गवर्नमेंट स्कीम के तरफ सच में जाता हूँ तो मुझे यूपी के लोग बहुत दिखते हैं। यूपी के लोग आना महाराष्ट्र में उसका उनका स्वागत है, करना भी चाहिए। पर अगर वो किसी मतलब पार्टी के अटैच में होकर अपने ही लोगों का कल्याण कर दे तो शायद ये एक महाराष्ट्र लोगों के लिए जोखिम भरा कार्य है। क्योंकि महाराष्ट्र की कुछ जमीनों पे कुछ लोगों का बहुत बड़ा कब्जा हो रहा है, ऐसी हमें दिखाई भी दे रहा है। वैसे हम जो कि मोहन यादव है, उन्होंने हाईवेज के ऊपर बहुत सारी 50 से 40 एकड़ के बीच और उनके फ्लैट्स जो है वहां पे उन्होंने बनवा दिए थे। मानते हैं कि वो बिल्डर्स है, पर कुछ 2-3 सालों में ही इतनी प्रॉपर्टी लेना शायद एक जमीनों पर कब्जा और कुछ मामलों में हिंसा जैसी भी परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। तो इसीलिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो तो हाईवेज मिनिस्टर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, किस किस को कॉन्ट्रैक्ट देती है। शायद अभी ये सत्ता चेंज होंगी तो शायद इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि जो रोड बनाने में किस किस को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, किसको कितना पैसा दिया था, ये सब की जांच होने वाली होंगी। ये तो समय ही पता चलेगा। इसलिए हम सदैव कहते हैं कि आप ईमानदारी से रहे, ईमानदारी से कार्य करें, ताकि कोई भी जांच एजेंसी आए तो उन्हें पार्शियली के रूप में अच्छा ही दिखना चाहिए।